आज हम लोग बेटा दो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स सीखेंगे और उनका एप्लीकेशन, जिनका स्टेटमेंट भी आता है बोर्ड में और एप्लीकेशन जेईई मेंस और नीट में कई बार आया है। ये दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या है ये थ्योरम, चलो देखते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है कि if a body is in xy plane and moment of inertia of body about x axis is represented as ix, moment of inertia of body about y axis is represented as iy, then moment of inertia of body about z axis can be written as iz is ix plus iy। इसका मतलब ये हुआ कि जिन दो एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और जो थर्ड एक्सिस जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो थर्ड एक्सिस उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास होनी चाहिए और उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। ये दोनों एक्सिस जिन्हें हम एक्स वाई कह रहे हैं, ये दोनों एक्सिस एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो अगर आप इसको ठीक से विजुलाइज करके अपने मन में, दिमाग में बिठाओ तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जो दोनों एक्सिस जिनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो एक ही प्लेन में हो और इंटरसेक्ट करें, और थर्ड एक्सिस उस इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो जिनमें पहली दोनों एक्सिस हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखो बेटा, ये रिंग है, ठीक, और रिंग के अगर मास m हो और रेडियस r हो तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है किस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन जिसमें वो रिंग है। और क्या है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। अब अगर तुमसे सवाल पूछें कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसके डायामीटर के अबाउट, चाहे वो ये डायामीटर हो और चाहे वो ये डायामीटर हो, सारे डायामीटर्स आइडेंटिकल्स हैं, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमको इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन देता है। क्या कि अगर तुम इस डायामीटर को y एक्सिस मान लो और इस डायामीटर को x एक्सिस मान लो, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा, ये डायामीटर हो गया तुम्हारा x एक्सिस। अच्छा, डायामीटर्स जो हैं वो सब आइडेंटिकल हैं, तो अगर आप इस डायामीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहे iy और इस डायामीटर के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कहें ix, तो iy और ix सिमेट्री से इक्वल हुए। तो अगर हम इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल मान रहे हैं तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि अगर ये दोनों पता है तो ये जो थर्ड एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz होता है ix प्लस iy। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ हमको ये पता है और हमें इन दोनों में से कोई एक निकालना है, तो हमें ये पता है ना कि सिमेट्री से ये दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि ix और iy दोनों अगर i मान ले तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट z एक्सिस, और ये क्या है mr²। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी बेटा, 2i इज इक्वल टू mr²। तो i इज इक्वल टू हो गया mr²/2। तो रिंग की का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस अगर mr² है
तो किसी भी डायामीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। है ना सिंपल एप्लीकेशन और सॉल्यूशन फटाफट। दूसरा जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं, पैरेलल एक्सिस, सॉरी बेटा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस which is passing through its center of mass is I about center of mass, then moment of inertia of that body about any axis which is parallel to this axis which is passing through center of mass, that can be calculated as moment of inertia of a body अबाउट एन एक्सिस। और वो एक्सिस कैसी है बेटा? विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये खास एक्सिस है जो एक ऐसे एक्सिस के पैरेलल है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। यानी दोनों एक्सिस जो है वो पैरेलल हैं, बस अंतर इतना है कि एक सेंटर ऑफ मास से पास होता है और दूसरा रैंडमली कहीं भी है। उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थ्योरम क्या है? सिंपली उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास वो लिख लेंगे और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस एक्सिस। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंप्लीट हम तब मान लें जब हम ये भी क्लियर कर दें कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास का मतलब है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, बल्कि पैरेलल एक्सिस कहना चाहिए। पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ये है तो बहुत काम की और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन भी है, लेकिन इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो कोशिश करते हैं कि इसको विजुलाइज कर पाए। तो इस स्फेयर का केस लो। अब देखो, इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये हमें पता है। अगर ये होलो स्फेयर है तो 2/3 mr², अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो 2/5 mr²। लेकिन इस एक्सिस को देखो, ये इस स्फेयर को इस पॉइंट पर टच कर रही है और ये इस एक्सिस के पैरेलल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं? थ्योरम कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो हमें पता है कितना, 2/3 mr²। मान लो कि ये होलो है तो 2/3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट जिस पर इस पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड मानते हैं। यानी अगर इस बॉडी का मास कैपिटल M हो तो इस बॉडी का पूरा मास इसके सेंटर पर, जो कि जियोमेट्रिकल सेंटर है और वही इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इस बॉडी का पूरा मास कहाँ पर सेंटर्ड मानेंगे? इस स्फीयर के जियोमेट्रिकल सेंटर पे। उस जियोमेट्रिकल सेंटर की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? इक्वल टू रेडियस। तो अगर तुम इस 3 डायमेंशनल डायग्राम को या इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ध्यान रखो कि इसके अबाउट हमको पता है और इसके अबाउट हमें निकालना है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है,
तो 2 डायमेंशन में इसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे जब हम इस स्फीयर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब इस सिचुएशन को हमने पेपर पे बनाया तो ये हमारा स्फीयर हो गया। ये जो एक्सिस है इसको हमने एक्सिस नंबर 1 कहा और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ये हमारा एक्सिस नंबर 2 है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, और हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि जो हमें पता है वो पहले लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और इसका मास मान लो m और रेडियस यहाँ r लिखी हुई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक, इसको हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पैरेलल एक्सिस जो रिक्वायर्ड एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि इस पूरी स्फीयर का मास हम यहाँ सेंटर, जियोमेट्रिकल सेंटर पर, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड माने। तो ये क्या है, कैपिटल M। अब यहाँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पैरेलल एक्सिस, तो कैपिटल M। अब ये स्फीयर भूल जाओ, इसकी जगह क्या है, ये छोटा सा मास जो सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है अपने क्वेश्चन के स्फीयर के, और ये उस एक्सिस से जिसके अबाउट पूछा गया है एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे कितनी डिस्टेंस पर है, देखो रेडियस की डिस्टेंस पर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पैरेलल एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, यहाँ हमने प्लस किया। सेंटर ऑफ मास का मतलब वो मास जो सेंटर ऑफ मास पे रखा होगा, कैपिटल M, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर मास अबाउट पैरेलल एक्सिस का मतलब सेंटर ऑफ मास को आप उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जो डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस से है। इस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादातर H अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे स्फेरिकल केस में रेडियस r है। तो हम इसको mr² भी लिख सकते हैं और हम इसको mh² भी लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² स्फीयर के केस में, और सेंटर ऑफ मास का पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²। और ये है क्या, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट पैरेलल एक्सिस। तो इसको हम लर्न करने के लिए कैसे लर्न करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पैरेलल एक्सिस। फिर ध्यान से सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। कौन सी पैरेलल एक्सिस, एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस will be moment of inertia of body about center of mass plus moment of inertia of center of mass। अब जहाँ moment of inertia of center of mass कह रहे हैं तो आपको बात पूरी करनी होगी कि भाई किसके about पैरेलल एक्सिस। तो ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच के रिश्ते को बता रहा है कि कैसे हम
इन दोनों का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी रैंडम एक्सिस विच इज पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो अब इसको ध्यान से कंडीशंस को इस तरीके से टैली करते हुए इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला। तो अब हम लोग 2 न्यूमेरिकल उठाते हैं, दोनों पीएमटी से ही थे, सवाल बहुत अच्छे थे, मुश्किल भी नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बड़ा बढ़िया लग रहा था। तो वो दोनों न्यूमेरिकल मैं तुम लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। पहला सवाल 2008 में पूछा गया था कि थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M is bent at its midpoint into 2 halves so that angle between them is 90 degree. What will be moment of inertia of the bent rod about an axis which is passing through bending point and which is perpendicular to the plane defined by the 2 halves of the rod? इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको सवाल समझ में आएगा। सवाल कह रहा है कि एक रॉड है जिसका मास M और लेंथ L है, और उसको मिड पॉइंट से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बेंड कर दिया। और बेंड कैसे किया कि दोनों बेंड पार्ट जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। सवाल कह रहा है कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इन दोनों बेंड पार्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है और बेंड पॉइंट से पास होता है। मतलब ये बात समझने वाली है कि सवाल कह क्या रहा है। आप इसको थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में देखिए तो आपको बेटर समझ आएगा कि ऐसे एक्सिस के अबाउट आपको इस बेंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो इन बेंड रॉड से डिफाइन हो रहा है, और साथ में बेंडिंग पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। क्वेश्चन आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज हुआ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि तुमको मुश्किल सा लगे, लेकिन इस सवाल को कम से कम 1 या 2 बार पहले समझो, फिर खुद से करो। उसके बाद तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इस पैरेलल थ्योरम वाले एक्सिस के इतने अच्छे हो जाएंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस वाले, कि तुमको खुद रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए कितने बेनिफिशियरी रहे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक, पहले हम इस सिर्फ रॉड को, इस बेंड पार्ट को कंसीडर करें, सिर्फ इस पर फोकस करो। ये रहा आपका बेंड पार्ट, ठीक। जब ये आधा हिस्सा है तो इसका मास भी आधा हो गया और लेंथ भी आधी हो गई। अब ऐसी रॉड जो है जिसका मास m/2 हो और लेंथ l/2 हो, उसके एक एंड से पास होने वाले सेंटर एक्सिस, उसके एक एंड से पास होने वाले एक्सिस, इस तरीके से इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड L² by 3, mass of the rod, length of the rod square by 3, ml² by 3। यहाँ मास m/2 है और लेंथ l/2 है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करो तो ये कितना हो गया, देखो, ml² by 24। सिमिलरली अब इस हिस्से को फोकस करो, इसका मास भी m/2, इसका लेंथ भी l/2, और अब इसके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम उस एक्सिस के अबाउट निकाले जो एक एंड से जाती है, और एंड हम कौन सा ले रहे हैं? जिस एंड पर ये बेंडिंग पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, इसका भी और इसका भी।
तो सिमिलर लॉजिक से ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ये भी आ जाएगा ml²/24। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये इस रॉड के लिए वाई एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये इस रॉड का एक्स एक्सिस है। तो इस वाले एक्सिस को, ये एक्सिस को हम वाई ही लेबल कर दें और इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई वाई लेबल कर दें। ये जो एक्सिस था इसको हम एक्स लेबल कर दें और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसको आई एक्स लेबल कर दें। तो अब देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का पूरा कंडीशन तैयार हो गया। आपको आई एक्स पता है, आपको आई वाई पता है और आपको आई जेड निकालना है, बेंडिंग पॉइंट से पास हो और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो। तो अब ये सवाल कुछ भी नहीं रह गया। आप लिखोगे आई जेड या रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज ml²/24 plus ml²/24 and this will come out to be ml²/12। आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करके और इसके सॉल्यूशन पर थोड़ा सा विचार करो कि कैसे हमने दो हिस्सों में तोड़कर पूरे प्रोसेस को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा दिया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी इतना ही खूबसूरत है, खूबसूरत ही कहूंगी सवाल को। क्वेश्चन देखो, 3 identical hollow spheres are placed as shown. x dash is an axis which is touching the two hollow spheres, two shells, and it is passing through the center of mass of the third shell. Now question is, find moment of inertia of this system about this axis x dash। ठीक, 3 शेल्स हैं, हॉलो शेल्स हैं, हॉलो स्फीयर्स हैं और ये इस तरीके से टच करते हुए एक दूसरे को रखे हुए हैं और एक एक्सिस है जिसके अबाउट तुम्हें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस कैसा है कि 2 हॉलो स्फीयर्स को तो टच करते हुए निकल रहा है लेकिन थर्ड हॉलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब इस सिस्टम को, इसमें कितने कंपोनेंट हैं? 3। तो हम इस सिस्टम को 3 हिस्सों में तोड़कर और तब सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैसे। पहले हम इस वाले स्फीयर पे फोकस करते हैं जिसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है। तो हमको पता है कि अगर कोई स्फीयर हॉलो स्फीयर है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट शेल, इसको हम कहेंगे फर्स्ट शेल, इसको कह देते हैं सेकेंड शेल और इसे कह देते हैं थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल तो सिंपल है, 2/3mr²। ठीक, अब सेकेंड शेल की बात देखो। इसमें ये वो एक्सिस है जो इस स्फीयर को टच कर रही है और तुमको पता किसके अबाउट होता है? वो एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। तो क्या ये वही केस नहीं हो गया? देखो, सेकंड स्फीयर, इस स्फीयर को मान लो आप कंसीडर करो, फोकस करो इस पर। तो तुमको पता है इस शेल के इस एक्सिस के अबाउट, ये तुमको इस एक्सिस के अबाउट पता है। ठीक, इसको तुम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कह दो, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये तुमको पता है कि इसका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का इसके अबाउट क्या है, ठीक। और लेकिन तुमको निकालना एक्स एक्स डैश के अबाउट है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? सेकंड वाले स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास 2/3 mr² सीधे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द पैरेलल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब मास को यहाँ पे कंसीडर कर लो और इसकी डिस्टेंस इस पैरेलल एक्सिस से r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब मास इनटू h², दैट इज r²। सेम लॉजिक इस थर्ड वाले पर भी लगेगा, बस केवल अब ये हमको पता है और ये इसके अबाउट हमको निकालना है। तो सेम लॉजिक से I3 आप लिख लोगे 2/3mr² प्लस mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर 3 कंपोनेंट्स हैं और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, तो वो तीनों कंपोनेंट जिस सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं उसका रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज 2/3mr² प्लस 2/3mr² प्लस mr² प्लस I3 2/3mr² प्लस mr²। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 4mr²। तो एक जगह एक सवाल में तुमने परपेंडिकुलर थ्योरम को यूज किया और इस सवाल में हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज किया। तो ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। सवाल पढ़ो और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को गौर से देखो कि कैसे हमने तीनों स्फीयर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट किए और किस तरीके से हमको यहाँ पर एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। और फिर हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर लिया। तो अब तुम इन दोनों थ्योरम्स को जहाँ भी यूज़ करोगे तुमको दिक्कत नहीं आएगी, मुझे ये पूरा भरोसा है। अगर ये दोनों क्वेश्चंस तुमको अभी थोड़े समझ में आए हैं तो इनको दोबारा तिबारा पढ़ो, देखो और उसके बाद इनको खुद से खुद को समझाते हुए पेपर पे, जैसे टीचर हो तुम और तुम खुद ही को समझा रहे हो, ऐसे एक्सप्लेन करो और उसके बाद तुम देखो कि तुम इस तरह के सारे क्वेश्चंस पर आराम से ये थ्योरम अप्लाई कर पाओगे।